हेलो एवरीवन। टेस्ट सीरीज हम देख रहे थे सिलेबस की। चैप्टर 2 तक पहुंचे हैं हम अभी, यानी कि चैप्टर 2 था हमारा फोर्स वर्क एंड एनर्जी। उसका थर्ड टेस्ट पेपर हम देख रहे थे। आज हम उसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस देख रहे थे, मतलब जिनके आंसर हमें 50 शब्दों तक देने हैं मैक्सिमम। और 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट स्टेटमेंट एंड इक्वेशन। यानी कि आप संवेग के संरक्षण के नियम से क्या समझते हैं, और आपको उसका कथन देना था और समीकरण देनी थी। तो देखिए, दो चीजें पूछी हुई हैं, एक तो उसका कथन पूछा है और दूसरा समीकरण। तो संवेग संरक्षण के नियम का कथन क्या होता है कि अगर किसी भी बंद निकाय पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो उसका कुल संवेग जो है, कुल रेखीय संवेग जो है वो नियत रहता है। समीकरण हम देते हैं इसकी dp अपॉन dt बराबर 0 या फिर p बराबर कांस्टेंट। यानी कि संवेग में समय के साथ परिवर्तन शून्य होता है, या इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो संवेग है उसका मान नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जीरो वर्ग, पॉजिटिव वर्ग और नेगेटिव वर्ग क्या होते हैं। यानी कि शून्य कार्य, सकारात्मक कार्य और नकारात्मक कार्य क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने लेक्चर में भी देखा था, पॉजिटिव वर्ग यानी कि सकारात्मक कार्य क्या होता है। अगर किसी भी वस्तु पर हमने कोई बल लगाया है तो जिस दिशा में हमने बल लगाया है, अगर विस्थापन उसी दिशा में होता है तो किया गया कार्य जो है वो सकारात्मक कार्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई भी कण है, अगर वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये इस अवस्था में जो किया गया कार्य है वो पॉजिटिव वर्क होगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है ऊपर से नीचे की तरफ, और हमारा कण जो है वो गिर रहा है, और गिरने के कारण उसका जो विस्थापन होता है वो भी होता है ऊपर से नीचे की तरफ। नेगेटिव वर्क क्या चीज है, यानी कि नकारात्मक कार्य क्या है। जो बल हमने लगाया है, अगर विस्थापन उसके विपरीत दिशा में होता है, यानी कि थीटा का मान हो 180 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन में जो लगाया गया बल है उसके द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव होता है, और इसलिए हम उसे नकारात्मक कार्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने किसी भी पत्थर को या किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंका तो जो किया गया कार्य होगा वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो किया गया कार्य होगा वो नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा पहले, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ऊपर से नीचे की तरफ, और हमारी जो वस्तु है वो जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ। तो दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण ये नेगेटिव वर्क होता है। जीरो वर्क यानी कि शून्य कार्य क्या होता है। अगर हमने कोई बल लगाया है और ये जो बल है ये या तो कोई विस्थापन उत्पन्न नहीं करता वस्तु में, या फिर जो बल है वो विस्थापन के 90 डिग्री पर लगाया जाता है, इन दोनों कंडीशंस में जो किया गया कार्य है वो जीरो होता है, यानी कि शून्य कार्य कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि हमें परिभाषा देनी है गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा की।
तो सबसे पहले देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी भी वस्तु की गति के कारण, यानी कि किसी भी वस्तु के गति करने के कारण जो ऊर्जा होती है वो कहलाती है हमारी गतिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु में पाई जाती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर स्थित होने के कारण। यानी कि अगर कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में है तो उस गुरुत्वीय क्षेत्र में उसकी स्थिति होने के कारण जो ऊर्जा उसके अंदर होती है वो कहलाती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यानी ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, ये कहाँ पाई जाएगी। वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में होनी चाहिए और उस वस्तु की स्थिति के कारण ये ऊर्जा होती है। तीसरी हमसे पूछी गई है मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा। तो सरल शब्दों में तो हम कहते हैं कि ये जो गतिज ऊर्जा हमने देखी और ये जो स्थितिज ऊर्जा हमने देखी है, इन दोनों का जो योग है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। या परिभाषा के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर कोई कार्य करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये उस वस्तु की गति के कारण भी हो सकती है और उसकी स्थिति के कारण भी हो सकती है, या फिर दोनों के कारण भी हो सकती है। यानी उस वस्तु, कोई भी वस्तु है उसकी गति के कारण भी होगी और उसकी स्थिति के कारण भी होगी, या फिर दोनों के कारण हो सकती है। इसीलिए हम कह देते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन पावर एंड वर्क रिलेशनशिप, यानी कि शक्ति और कार्य का संबंध बताइए। तो देखिए शक्ति क्या होती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या कार्य करने या जो ऊर्जा स्थानांतरण की दर है उसे उसे शक्ति कहते हैं। तो कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए कार्य के द्वारा हम कहते हैं ऊर्जा स्थानांतरित होती है, इसलिए यहाँ पर वर्ड एनर्जी ट्रांसफर्ड या ऊर्जा स्थानांतरण का जिक्र किया गया है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पावर और वर्क में रिलेशनशिप बतानी है, तो हम ये कह देते हैं कि कार्य करने की जो दर है उसे शक्ति कहते हैं। अब अगर हमें औसत शक्ति बतानी हो किसी बल की तो वो क्या हो जाएगी, वर्क डन बाय द फोर्स, यानी कि किसी भी बल के द्वारा किया गया कार्य W और समय t का जो अनुपात है वो पावर और वर्क के बीच रिलेशनशिप को बताता है। P एवरेज जो होता है वो है W/T, यानी कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य W और समय t का अनुपात शक्ति का औसत मान कहलाता है। और वैसे परिभाषा देनी हो तो क्या है, पावर का मान यानी कि शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन 3 है calculate the electricity bill amount for a month of 30 days if the following devices are used as specified. A. 2 bulbs of 40 watt for 6 hours. B. 2 tube lights of 50 watt for 8 hours. C. A TV of 120 watt for 6 hours. Given the rate of electricity is 2.50 rupees per unit. यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है, एक कोई घर है जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा वो निकालना है, मतलब कितने रुपए का बिल आएगा वो हमें निकालना है, और एक महीने के लिए निकालना है और उस महीने में 30 दिन है, ये चीज हमें दी हुई है। और उस घर में उपकरण क्या क्या यूज होते हैं, उस घर में 2 बल्ब जलते हैं जो कि 40 वाट के हैं और 6 घंटे तक जलाए जाते हैं।
इसी तरीके से साथ में दो ट्यूबलाइट जलाई जाती हैं जो कि 50 वॉट की हैं और 8 घंटे तक ट्यूबलाइट जलती है। और एक टीवी है जो 6 घंटे चलता है और 120 वॉट एनर्जी पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, यानी कि 3 टाइप के एपरेटस वहां पे उस घर में चल रहे हैं जो कि विद्युत की खपत कर रहे हैं। 2 बल्ब हैं, 2 ट्यूबलाइट हैं और एक टीवी है। जो बल्ब हैं वो 40 वाट की पावर खाते हैं और 6 घंटे चलते हैं। जो ट्यूबलाइट है वो 50 वाट पावर का यूज करती है और 8 घंटे चलती है। और जो टीवी है वो 120 वॉट लेता है और 6 घंटे चलता है। अब हमें इस कंडीशन में निकालना है कि इस घर का 30 दिन का 1 महीने का, यानी कि 1 महीने का निकालना है और उस महीने में 30 दिन है, 30 दिन का लाइट का बिल कितना आएगा। इसके साथ ही आपको दिया हुआ है कि 1 यूनिट जो ऊर्जा खपत हो रही है, 1 यूनिट जो विद्युत खपत हो रही है, उसके पैसे लगते हैं 2.5 रुपए। यानी कि अगर आपने 1 यूनिट विद्युत खपत की है तो उसके 2.5 रुपए लगते हैं। तो सबसे पहले ध्यान हमें ये रखना है कि जो भी हमारा लाइट का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। कभी आप अपने घर के लाइट का बिल देखिएगा, उसमें लिखा होता है कि हमने कितनी लाइट कंज्यूम की है, कितने यूनिट लाइट कंज्यूम की है। और फिर 1 यूनिट के पैसे सरकार फिक्स कर देती है कि 1 यूनिट के इतने रुपए लगेंगे। तो जितनी यूनिट आपने खर्च की होती है उतने रुपए आपके बिल में आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी सहायता से हम जो निकाल सकते हैं। तो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 3 तरह के उपकरण है। इसका मतलब तीनों उपकरण विद्युत को खपत करेंगे, विद्युत की। तो तीनों उपकरण कितनी कितनी खपत करते हैं और कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बल्ब के लिए देखते हैं। बल्ब क्या है आपका, 40 वाट का है, उसकी पावर है 40 वाट। वो 6 घंटे चलता है और 2 बल्ब हैं। तो यानी कि इस पूरी जो दोनों बल्ब हैं वो 1 घंटे चलते हैं तो 40 वाट ऊर्जा की खपत करते हैं। अगर 6 घंटे चलेंगे तो 40 इंटू 6, ये हो गया एक बल्ब की ऊर्जा की खपत। और टोटल 2 बल्ब काम कर रहे हैं, इसका मतलब जो बल्ब है वो कुल ऊर्जा खाएंगे आपकी 2 गुना 40 गुना 6। क्यों? क्योंकि 2 बल्ब हैं और एक बल्ब 40 वाट का है और 6 घंटे चलते हैं। तो ये हमें एनर्जी कंजम्पशन मिला 480 वॉट घंटा। ठीक है, घंटा कहाँ से आया, क्योंकि 6 घंटे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जैसे ही हम 6 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट चेंज होके हो जाएगी वॉट आवर। इसी तरीके से ट्यूबलाइट की निकालेंगे। एक ट्यूबलाइट है वो 50 वाट की है, यानी कि 1 घंटे में 50 वाट ऊर्जा की खपत करती है। 8 घंटे जल रही है तो ऊर्जा की खपत कितनी होगी, 50 इंटू 8। और टोटल 2 ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट की ऊर्जा खपत कितनी हो जाएगी, 50 गुना 8 गुना 2, यानी कि 800 वॉट आवर। इसी तरीके से एक टीवी है, उसकी ऊर्जा की खपत है 120 वॉट, यानी 1 घंटे में 120 वॉट ऊर्जा की खपत करता है। लेकिन टीवी 6 घंटे चल रहा है, इसलिए कुल ऊर्जा की खपत कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 6, यानी कि 720 वाट आवर। इसका मतलब टोटल एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा, इन तीनों टाइप के जो उपकरणों के कारण कुल ऊर्जा की खपत जो होगी वो, तीनों टाइप के उपकरणों का कुल ऊर्जा खपत कितनी होगी, 480 प्लस 800 प्लस 720, यानी कि 2000 वाट आवर। अब देखिए, 2000 है उसे हम लिख सकते हैं 2 किलो। 1000 को अगर हम किलो लिख दें तो 2 किलो लिखा जा सकता है, यानी कि 2000 वाट आवर को मैंने लिख दिया 2 किलो वाट आवर। अब क्वेश्चन में मेंशन है जो खपत की यूनिट है, सॉरी जो खपत का मात्रक है या मेजरमेंट है वो यूनिट के रूप में लिया जाता है। या मैंने भी बताया कि जो लाइट का बिल आता है वो पर यूनिट के अकॉर्डिंग आता है कि आपने कितनी यूनिट ऊर्जा खपत की। अब देखिए, ये यूनिट वर्ड जो है, यूनिट क्या होता है, यूनिट का मतलब है कि हम ऐसी ऐसी राशि जिसे हम किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो यूनिट है किलोवाट आवर का मतलब है एक्चुअली कितनी एनर्जी यूज हुई है।
जैसे अगर आप 1000 वाट का यानी कि या फिर 1 किलोवाट कहें उसे, 1 किलोवाट पावर अगर आप 1 घंटे तक यूज करते हो तो हम कहते हैं कि 1 यूनिट कंज्यूम हो गई। यानी 1 किलोवाट आवर अगर 1 घंटे तक कंज्यूम हो रही है तो इसका मतलब 1 यूनिट आपका मीटर प्रदर्शित करेगा। इसी को आप कह सकते हो कि जो 1 किलोवाट आवर है वो 1 यूनिट को बताता है। कहने का मतलब 1 यूनिट क्या है? अगर हमारे घर में जो विद्युत उपकरण लगे हुए हैं वो 1 किलोवाट आवर ऊर्जा 1 घंटे खर्च करते हैं, यानी कि 1 किलोवाट पावर का कंजम्पशन करते हैं कंटिन्यू 1 घंटे तक, तो कंटिन्यू 1 घंटे का मतलब कुल मिलाकर 1 घंटे अगर 1 किलोवाट ऊर्जा खपत हुई है तो 1 यूनिट हमारा मीटर रीडिंग शो करता है। तो देखिए अभी जैसा हमने ऊपर देखा था, हमारे पास कितना आंसर आ रहा था टोटल एनर्जी कंजम्पशन में? 2 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हम यूनिट लिख सकते हैं, इसका मतलब टोटल एनर्जी कंजम्पशन हुआ इस घर में 2 यूनिट का। ठीक है, अब ये देखिए ये जो चीज बता रहा है ये है पर डे की, यानी कि 2 यूनिट जो है उसकी एक दिन में निकल रही है, उसका मीटर 2 यूनिट की रीडिंग एक दिन में दे रहा है। तो 30 दिन में कितनी यूनिट आ जाएंगी? 30 × 2 यानी कि 60 यूनिट आ जाएंगी। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? 1 यूनिट की रेट है 2.5 रुपए और 30 दिन में उसकी टोटल यूनिट कितनी आ रही है? 60। तो यानी कि उसका कुल लाइट का बिल कितना आ जाएगा? 1 यूनिट के लग रहे हैं 2.5 रुपए, वो 60 यूनिट खर्च कर रहा है तो 60 के हो जाएंगे 60 × 2.5 यानी कि 150 रुपए। इसका मतलब जो दिया हुआ हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर जो लाइट का बिल आ रहा है वो आएगा 150 रुपीज का। ठीक है, तो जनरली जो न्यूमेरिकल होता है पावर वाले चैप्टर का या पावर वाले टॉपिक का, वो इसी टाइप का न्यूमेरिकल ज्यादातर एग्जाम्स में आता है, जिसमें आपको दिया हुआ होता है कि ये उपकरण है, ये इतने टाइम तक चलता है और इतनी इसकी पावर कंजम्पशन है। दूसरा उपकरण है, ये इतनी पावर खाता है और इतने टाइम तक यूज होता है। तो आप बताइए कि लाइट का बिल कितना आएगा? तो हमें क्या करना है, जितनी जितनी वो पावर का है और जितनी देर चलता है दोनों को गुणा कर देंगे तो कुल ऊर्जा की खपत आ जाएगी उसकी। और फिर जो भी हमारी ऊर्जा कंजम्पशन है उसको हम किलोवाट घंटा में बदल लेंगे और 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। इसका मतलब हम उस हिसाब से देख लेंगे कि कितनी यूनिट आई और 1 यूनिट की रेट हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है, तो जितनी यूनिट हम खर्च कर रहे हैं उससे उस रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनल इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा उतने रुपए आ जाता है।